और सत्ता में अब बात एक देश एक चुनाव की, जिस पर पिछले एक हफ्ते में इतनी चर्चा हो चुकी है कि आप इन चर्चाओं में खो जाएंगे। लेकिन आज सत्ता में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इन चर्चाओं से आपको ये जो क्लियर नहीं हुआ होगा, एक देश एक चुनाव कैसे होगा और कब होगा, आज हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। अपने न्यूज़ मित्रों के लिए हमने सूत्रों से कुछ खास जानकारियां हासिल की है, जिससे आपको एक देश एक चुनाव का संभावित फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले एक देश एक चुनाव पर आज का अपडेट आपको बता देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। करीब 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पूर्व राष्ट्रपति के घर पहुंचे और 3:45 पर दोनों नेता वहां से निकल गए। इस मुलाकात में क्या तय हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। अब तक कुछ सवालों के जरिए एक देश एक चुनाव के संभावित फॉर्मूले को अब समझते हैं। सबसे पहला सवाल, राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव के 5 वर्षीय कार्यक्रम को अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का आधार बन सकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव करना होगा और इस दिशा में जो बदलाव होंगे उसके 2 हिस्से हैं। पहला, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट एक होगी और सभी वोटर लिस्ट को बनाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। इस तरह एक देश एक वोटर लिस्ट पर काम पूरा होगा। दूसरा, जब यह बदलाव होगा तो लोकसभा चुनाव के तय समय पर जो विधानसभा 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी होंगी, उनका चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएगा और जो बाकी बची विधानसभाएं होंगी जिनके कार्यकाल की अवधि 2.5 साल से कम होगी, उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो चुनाव होगा वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए पहले से तय किए गए वक्त के साथ ही होगा। आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल का ही हुआ है और एक देश एक चुनाव का नियम लागू हुआ, तो बचे हुए 4 साल पूरे करने के बाद राज्य का जो विधानसभा चुनाव होगा वो अगले लोकसभा चुनाव तक बचे 1 साल की अवधि के लिए ही होगा। यानी विधानसभाओं के लिए लोकसभा का चुनाव ही आधार हो जाएगा और लोकसभा के चुनाव का साल और समय फिक्स माना जाएगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए क्या तैयारी करनी होगी, कितना समय लगेगा? वोटर लिस्ट बनाने में समय लगेगा और सारी विधानसभाओं को एक शेड्यूल पर लाने के लिए एक लोकसभा यानी 5 साल तक का समय लग जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह कि 5 साल के लिए चुनी हुई राज्य सरकार अगर पहले ही गिर गई तो क्या होगा? तो जो मध्यावधि चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक बचे समय के लिए होगा। यानी अगर विधानसभा बीच में भंग हुई और अगले लोकसभा चुनाव तक 2 साल बचे हैं तो जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो 2 साल के लिए ही होंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ फिर से राज्य का चुनाव कराया जाएगा। चौथा सवाल यह कि अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो गई तो क्या होगा? तब भी मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, सिर्फ उतने समय के लिए होगा जब अगला लोकसभा चुनाव होना तय है। यानी अगर 2 साल में लोकसभा भंग हुई तो मध्यावधि चुनाव बचे हुए 3 वर्षों के लिए होगा। जो लोकसभा का तय कार्यकाल है उसको बदला नहीं जाएगा। अगला सवाल यह कि समय से पहले विधायक या सांसद अगर इस्तीफा देंगे तो क्या होगा? ऐसे में जो उपचुनाव होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा, 5 वर्षों के लिए नहीं होगा। सवाल यह भी, क्या संविधान संशोधन करना होगा? जी हां, विधानसभाओं की अवधि का नियम बदलने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। और सत्ता का आखिरी सवाल यह कि क्या संविधान संशोधन राज्यों से पास कराने की नौबत आएगी? तो जी हां, बिल्कुल ऐसा करना होगा। सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर सीरियस है, इस पर लगातार आगे बढ़ रही है। तो इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे अपने एजेंडे को फाइनल करने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कई बड़े मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के कई दलों से सहमत नहीं है और अब यह बात खुलकर सामने आने लगी है। दावा तो यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की जिद के कारण एनडीए गठबंधन में क्या फूट पड़ सकती है। दरअसल जातिगत जनगणना का मामला इंडिया गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक डिनर पार्टी हुई। इसमें समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी समेत कई दल थे। ये पार्टियां चाहती थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी साबित किया जाए। इसके लिए जातिगत जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया।
लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। बैठक खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेताओं की आपसी बातचीत हुई। तय हुआ कि अगर इस मामले में जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर 14 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हर हाल में कोई फैसला करना होगा। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी को जातिगत जनगणना से क्या विरोध है। बंगाल में भले ही ये उनके लिए कोई मुद्दा ना हो, पर बिहार और यूपी जैसे राज्यों के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठाया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि हम सब लोगों को इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रस्ताव पास करना चाहिए, इसका बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना के एजेंडे पर हम बीजेपी को घेर सकते हैं। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था, हम तो पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुके हैं। इंडिया की इस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हैं, उन्हें इस मामले को पहले समझना होगा, तभी वो कोई फैसला कर पाएंगी। उनके विरोध पर विवाद बढ़ गया था। फिर कांग्रेस ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और तब तक ममता बनर्जी को भी इस केस को समझने का समय मिल जाएगा। इसके बावजूद जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने दबाव बनाए रखा, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गैर हाजिर रही। इसके बाद कल फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर डिनर पार्टी में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा तो तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसका विरोध कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, ये 1-2 राज्यों और पार्टियों का मुद्दा हो सकता है, पर विपक्षी एकता का इस मुद्दे से क्या लेना देना। डेरेक के विरोध पर विवाद बढ़ने लगा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बीच बचाव करना पड़ा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को समझने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए। बैठक में मौजूद बाकी पार्टियों के नेताओं ने इस मामले में आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया है। यह भी तय हुआ कि शरद पवार के घर पर 14 सितंबर को होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाए। संकट सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी के साथ नहीं है, मामला पंजाब में भी गड़बड़ हो रहा है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की राज्य इकाइयों ने ऐलान किया है कि वो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब पंजाब में कुल सीट ही 13 हैं लोकसभा की, और सभी सीटों पर दोनों पार्टियां अगर चुनाव लड़ेंगी तो फिर गठबंधन का क्या मतलब है। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस के कुछ राज्य स्तरीय नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि वो सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंडिया की मुंबई वाली बैठक से जो एकता की मजबूत जोड़ वाली तस्वीर आ रही थी, उनके पीछे सीटों के समीकरण में काफी संकट है। बानवे सीटा लेके पहला भी जीती है तो लोग अगे भी जो अपना आशीर्वाद है वो इस तरीके पाला है जो अपने बच्चों को बख्शो। 13 नहीं 13 सीटा क्या कहना है। अगर आम आदमी कह रही है कि हमने लड़ना, तो ये उनकी पार्टी है, उन्होंने अपनी बात रखनी है, हमने अपनी बात रखनी है। प्रकार की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जिस प्रकार कांग्रेस ने मेरे को कहा है, हम 13 की 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सेंटीमेंट है पंजाब के वर्कर्स के और पंजाब के लीडर्स के, सभी के हमने व्यू लिए और उनका व्यू हम जो 15 और 16 की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है हैदराबाद में, मैं और कांग्रेस के सूबे के अध्यक्ष हमारे राजा वड़िंग जी, हम ये सारी बात उनके सामने रखें।